जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा अब हमें हल करना है। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये थोड़े से तार्किक क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इनको देख करके ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यदि हम पहले ही हताश और निराश हो जाएंगे तो हम कभी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन हमसे आ जाएंगे। तो चलिए, इसी विश्वास को कायम रखते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम लास्ट से शुरू करते हैं। किसकी? रहमान नाम है उसका और उसकी वर्तमान आयु। तो हम रहमान की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि x वर्ष है। हम शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू भी करते जाएंगे और क्वेश्चन को समझते भी जाएंगे। दोनों काम साथ में करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। तो देखिए, इस व्यक्ति का नाम है रहमान। इसकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हम यक्स मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। तो हमने यहाँ पास मान लिया है कि जो रहमान है उसकी वर्तमान आयु है एक्स वर्ष। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अभी यक्स है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 3 क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ हम उस चीज को लिख दे रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष जब पूर्व की बात कर रहा है तो वर्तमान में 3 घटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये x-3 वर्ष। फिर देखो, इसका बोल रहा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब 1/x-3। ठीक है ना? तो यहाँ पास हम लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। तो जैसे x-3 है तो ये 1/x-3 हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया 1/x-3 और यहाँ हमने लिख दिया वर्ष। अब इसके बाद आगे बोल रहा है अब 5 वर्ष पश्चात आयु। ठीक है, तो यहाँ अब लिखेंगे हम 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो देखो, वर्तमान में है यक्स वर्ष, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 उसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि अभी हमारी आयु वर्तमान में 15 वर्ष है और 5 साल बाद 15 में 5 क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी वर्तमान में है यक्स, तो ये एक्स प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो गई? x+5 वर्ष हो गई। अब इसके बाद आगे बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। ठीक है ना? तो इसको भी लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x+5 वर्ष। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न के अनुसार आगे। अब बोल रहा है कि जब हम इन दोनों व्युत्क्रमों को, यानी इस व्युत्क्रम को 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x-3 है और 5 वर्ष पश्चात जो आयु का व्युत्क्रम है, इन दोनों को आपस में हम क्या कर दें? जोड़ दें। तो जो हमारा योग आ रहा है, योग आ रहा है 1/3। तो चलिए, वही चीज हमको यहाँ कर देना है। तो हम इसको कर लेते हैं प्रश्नानुसार, और हम इसको जब प्रश्नानुसार करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x+5। इनका योग हो गया हमारा कितना? 1/3। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पास है भिन्न का हमारा जोड़। तो चलिए, हम सबसे पहले भिन्न के जोड़ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें हरों का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो x-3 और x+5 है, दोनों असमान है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया x-3 इंटू x+5।
5। अब देखो इस 1 का गुणा इस x प्लस 5 से हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस 5 और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये हमारा x माइनस 3 का गुणा हो जाएगा 1 से। अब ये जो मान हमारा इधर ये 1/3 है, इसका भी हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो 3 का गुणा x प्लस 5 से भी होगा और x माइनस 3 से भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों योग में हर एक का गुणा सिर्फ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 से होगा। तो चलिए हम इसको जब गुणा करेंगे तो पहले जो हमारा 3 है तो 3 का गुणा हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 3 का गुणा यहाँ भी x माइनस 3 से हो जाएगा। बराबर में इधर हमारा ये बचा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इनका भी हम कर देंगे आपस में गुणा। अब देखिए आगे, जब 3 का गुणा x से होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3x, 3 का गुणा 5 से होगा तो प्लस, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये भी प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, ये भी हो गया प्लस का 3x, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पास हमने लिख दिया 9 बराबर। देखो अब इनका भी गुणा हो जाएगा, x का गुणा पहले x प्लस 5 से, फिर माइनस 3 का गुणा भी x प्लस 5 से, तो x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x का गुणा प्लस 5 से करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस 5x, फिर माइनस 3 का गुणा x है तो माइनस 3x, और माइनस 3 प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 15। अब इसके बाद आगे यहाँ पास देखो, ये हमारा 3x प्लस में, ये 3x भी प्लस में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये 3 3 हमारा हो गया 6x, ये 15 है और ये माइनस का 9 है, ये घट जाएगा, तो 15 में 9 घट जाएगा, तो यहाँ पास हमारा बच गया 6, और 6 बचेगा प्लस का क्योंकि धनात्मक मान ज़्यादा है। इक्वल के इधर देखते हैं यहाँ देखो हमारा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ प्लस का 5x माइनस का 3x घट जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 2x, और ये माइनस का 15। अब हम क्या करते हैं, इस मान को इधर कर देते हैं पक्षांतर, यानी एलएचएस वाले को आरएचएस में सेंड कर देते हैं। इधर हमारा बच गया, मान लो कि 0 बच गया, यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, फिर देखो प्लस 2x है, अब यहाँ एक घात वाला 6x है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब देखो ये हमारा माइनस का 15 है और ये है हमारा प्लस का 6, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 0 बराबर, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x है और ये माइनस का 6x है, तो ये घट जाएगा, तो ये माइनस हमारा हो जाएगा 4x, और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 6, तो ये माइनस और 15 में 6 जुड़ जाएगा, तो 15 में 6 जब हमारा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 6 21, तो यहाँ पास हमको लिख देना होगा 21। अब आप चाहो तो समान रूप के रूप में लिख लो, आप इस पूरे मान को एलएचएस में रख दो, बात वही है, या करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। तो कोई इशू है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। अब इसको चलिए हम गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। अब देखिए हमारा प्राप्त द्विघात समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको तो पता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले a और c का गुणा, तो देखो यहाँ a का मान है 1, ठीक है, और c का मान है माइनस का 21, तो इनका पहले आपस में जब गुणा होगा, तो जब हम AC का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 1 और माइनस 21 का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें माइनस 21 ही प्राप्त होगा। अब इस माइनस 21 को हमें दो भागों में, यानी जो हमारा b है तो b को दो हिस्सों में हमें तोड़ना है। यहाँ पास हमारे b का मान है -4, इसको हमें दो हिस्सों में तोड़ देना है। तो जोड़ने घटाने पे ये b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -4 आनी चाहिए, और जब दोनों का आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 21। अब आपको पता होगा कि ये 7 त्रिक होता है 21, तो देखो जब हम 7 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 21 तो आएगा, लेकिन हमें माइनस का 21 लाना है, तो क्यों ना हम 7 को ऋणात्मक यदि कर दें तो माइनस प्लस माइनस, और 7 त्रिक 21, और जब हम -7 और +3 करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम ऋणात्मक मान बड़ी संख्या को क्यों लिए हैं। ठीक है ना, ऋणात्मक मान बड़ी संख्या को इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ जो हमारा शेष b का मान बचता है वो माइनस में है। ठीक है, तो -7 × 3 इक्वल -21 आ गया, और -7 + 3 इक्वल -4 आ गया, यानी सारी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही हैं। तो हमें जो दो मान प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे -7x +
3x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 4x। ठीक है, तो इन्हीं टुकड़ों को हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए हमको ये प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए दो दो का जोड़ा बनाना होता है, ले लेना होता है कामन, तो इन दोनों में कामन और इन दोनों में कामन। देखो इसमें कामन है x, तो ले लिया हमने x कामन, तो यहाँ बचा x माइनस 7। फिर यहाँ देखो प्लस 3 कामन है क्योंकि 3 सते 21, तो यहाँ प्लस 3 और 3 कामन में आ गया, तो बचा x, ये माइनस का चिन्ह और 3 सते 21। हम देख रहे हैं दोनों जगह का कामन इक्वल है, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है, कहीं पास भी कोई त्रुटि नहीं हुई है। इसके बाद आगे देखो x माइनस 7 यहाँ भी, x माइनस 7 यहाँ भी, दोनों जगह से कॉमन हमको लेना है। x माइनस 7 यहाँ हमारा बचा x प्लस 3 इक्वल में आ गया हमारा 0। अब हम इनकी 0 से अलग अलग तुलना कर देंगे, तो ये x माइनस 7 बराबर 0 या करके लिख देंगे x प्लस 3 बराबर 0। तो ये x बराबर हमारा आ जाएगा, माइनस का 7 है इधर होगा तो प्लस का 7, तो यहाँ हमने देखा कि x का मान कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब आपको पता है कि जब हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं तो ऋणात्मक मान को हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हमें क्या लेना होगा, धनात्मक मान लेना होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। हमने रहमान की वर्तमान आयु क्या माना था, x माना था, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी 7 होगी। तो इसके लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, प्रश्नावली है हमारा 4.3 का, क्वेश्चन नंबर है 5वां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली नाम की कोई लड़की है, क्लास में टेस्ट होता है, तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंकों का योग है वो होता है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट से शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं हल करना। हम ये मान लेते हैं कि माना शेफाली को गणित में x अंक मिले हैं तथा अंग्रेजी में 30 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 30 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चर नहीं लेना है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यदि दो चरी रेखीय समीकरण युग्म का क्वेश्चन होता तो हम एक को x मानते और दूसरे को y मानते, लेकिन यहाँ x और y नहीं मानना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुए तथा अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ पास हमने 30 माइनस x क्यों किया, क्योंकि टोटल क्या है 30 अंक है, और जब गणित में x हो जाएगा तो भाई टोटल में हम गणित के अंकों को घटा देंगे तो अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे। अब इसके बाद बोल रहा है, यहाँ एक कंडीशन दी है कि यदि गणित में कितने अंक कम कर दें 2 अंक, ठीक है ना, गणित में 2 अंक अधिक हो जाए। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नानुसार, और यहीं से हमारा एक ही चांस में बन जाएगा समीकरण, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत और भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, तो वर्तमान में गणित में वो कितने अंक पाई है x अंक, 2 अंक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा x धन 2 हो गया, ये हो गया गणित का। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो अंग्रेजी का है उसका, इनका देखो क्या करना है, दोनों का गुणनफल करना है ना, तो इनटू में लिखेंगे। तो इसमें कितना है अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी का अंक है 30 माइनस x, और फिर कम कितना हुआ, और कम हुआ 3, तो ये माइनस का हो गया 3। और जब इन दोनों अंकों का आपस में हम गुणनफल करते हैं तो प्रश्नानुसार गुणनफल आ रहा है इसका 210, तो यहाँ पास हमने लिख दिया 210। अब चलिए इसी से बना लेते हैं समीकरण। तो सबसे पहले देखो ये तो x प्लस 2 है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, 30 में 3 क्या होगा घट जाएगा, तो चलो हम घटा करके इसको लिख लेते हैं एक बार और ये प्रोसेस। तो देखो ये x प्लस 2 ही रहेगा, और 30 में 3 घट जाए तो ये हमारा बचा 27 माइनस x बराबर ये हो गया हमारा 210। अब देखो x का गुणा 27 से होगा तो ये हमारा हो जाएगा 27x, x का गुणा माइनस x से होगा तो प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखो ये 27 का गुणा यहाँ पास होगा 2 से, ठीक है, तो यहाँ पास हमें 27 का गुणा 2 से कर देना है। तो आपको पता होगा कि 27 दूना हमारा होता है 54। ना समझ में आया तो देखो 7 दूनी 14 की 4, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो चिन्ह काहे का आएगा प्लस में, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 आ गया, 2 दूना 4 और 1 5, तो 27 दूना कितना होता है 54 होता है।
अब इसके बाद 2 का गुणा होगा -x से, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर इधर हमारा है 210। तो 210 यहाँ हमें लिख देना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो 27x है, फिर देखो x वाला कोई और है, तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि -2 है, और ये 27 प्लस में है, दोनों घट जाएंगे। तो 27 में जब हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा 25x बच जाएगा। फिर देखो ये हमारा -x है, एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा कोई भी स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ठीक है, रहने दो। और इसके बाद ये हमारा प्लस का 54, तो इसको प्लस का 54 ठीक है, और ये 210 आरएचएस में है, उठा के एलएचएस में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 210, इक्वल में हो जाएगा इधर 0। अब इसके बाद देखो हम इनको क्या करेंगे, हम घातों को लिख देते हैं घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी घात है हमारी माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा प्लस का 25, तो यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं प्लस का 25x। फिर देखो ये प्लस का 54 और ये माइनस का 210, तो माइनस का मान आप देख रहे हो कि ज़्यादा है, ठीक है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और 210 में 54 घट जाएगा, ठीक है। तो ये 0 है, यहाँ से ले लेगा 10 हो जाएगा, 10 में 4 निकल जाएगा, तो 10 में 4 निकलेगा तो ये हमारा बच जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा 1 था, 0 हो गया, इससे हासिल लेगा। अब जब इससे हासिल ले लिया तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा 10 हो गया, 10 में 5 निकल गया, तो 10 में 5 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ ये 2 था, 2 से कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ 1 हमारा नीचे उतर जाएगा, इक्वल में आ गया हमारा 0। अब देखो यहाँ ये ऋणात्मक है, यदि इसमें हम माइनस का चिन्ह यदि कॉमन ले लेते हैं, वैसे आप ऐसे भी हल करोगे तो आ जाएगा, लेकिन यदि आपको कोई समस्या होती है तो इसी को आप या करके इसमें माइनस चिन्ह जब आप कॉमन लोगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, या कि माइनस चिन्ह का सभी पदों में गुणा कर देंगे, तो जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में, ठीक है। तो माइनस चिन्ह का चलो गुणा कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, और ये प्लस का 25x है तो ये माइनस का हो जाएगा 25x, और देखो ये माइनस का 156 है तो ये हो जाएगा प्लस का 156। तो चलिए हम इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। अब वही प्रोसेस हमें फिर से करनी है यहाँ। अब तो साथ गुणनखंड सभी से आने लगा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा गुणनखंड के बारे में यहाँ पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए और सी का करना होता है गुणा। तो जब हम ए और सी का आपस में करेंगे गुणा, तो ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 156, तो जब दोनों का गुणा होगा तो 156 ही आएगा। अब देखो बी का मान है हमारा -25, -25 को 2 भागों में हमें तोड़ना होता है, तो गुणा भाग करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 156 आना चाहिए। दोनों भागों को आपस में जोड़े घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, -25। तो आपको पता होना चाहिए, आप इसका गुणनखंड करके देखोगे तो यदि आप 12 गुणे 13 करते हो, तो जब आप करोगे 12 गुणे 13, ठीक है, तो 12 गुणे 13 करोगे तो हमें 156 मिल जाएगा। 156 तो हमें धनात्मक चाहिए, ठीक है, लेकिन 25 जो है तो वो ऋणात्मक चाहिए, तो हम क्यों ना दोनों को ऋणात्मक कर दे। तो जब दोनों को आप ऋणात्मक करोगे तो -12 में -13 जुड़ जाएगा, तो -12 और -13 हो जाएगा हमारा -25, और -12 और -13 का माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 13 का गुणा होगा तो आ जाएगा 156। तो इसलिए हमारी जो दो जोड़े बने तो ये -12x बनेगा और -13x बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं की सहायता से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा जो -25x है 2 हिस्सों में टूटेगा, -12x और -13x में। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 बराबर 0। अब चलिए 2 2 का जोड़ा बना करके हमें उठाना है यहाँ से कॉमन। तो देखो यहाँ कॉमन है सिर्फ हमारा x, तो x कॉमन लिए तो यहाँ बचा हमारा x -12। फिर देखो यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा माइनस का 13। जब माइनस का 13 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x, ये माइनस प्लस माइनस, और आपको पता है कि 156 का गुणनखंड 12 गुणे 13 मिला है, तो 13 आ गया कॉमन में, तो यहाँ हमारा बचा है 12, बराबर में हो गया 0। अब देखो x -12 यहाँ भी, x -12 यहाँ भी, तो यहाँ से हमारा कॉमन आ गया x -12, और यहाँ से हमारा कॉमन आ गया x -13, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों की हम अलग अलग 0 से कर देंगे तुलना, तो ये हमारा हो गया x -12 बराबर 0, या x -13 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर मिलेगा हमें 12, और यहाँ पास मिल जाएगा x बराबर 13। तो यहाँ पास देखो 2 कंडीशनें प्राप्त हो गई। यदि ये मान लेंगे कि हमने यहाँ पास क्या माना था, गणित का अंक हमने स्टार्टिंग में क्या माना है,
x माना है। आप देख रहे हो ना कि गणित का अंक हमने माना है x। तो यदि आप गणित का अंक पहले x को मानोगे तो 12 है, ठीक है ना। तो गणित का अंक हमारा हो गया क्या, गणित का अंक है x, तो इसका हो जाएगा 12 अंक। तो जब गणित का अंक 12 हो जाएगा तो अंग्रेजी का जो हमारा अंक होगा, तो अंग्रेजी बराबर हमको मिला है 30 माइनस x। तो हम 30 में क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 12 8 20 10 30, तो यानी यहाँ 18 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी में उसको कितना अंक मिला, 18 अंक। और दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि जब हम गणित का अंक मान लेंगे, गणित का अंक बराबर हो गया हमारा 13, तो जो हमारा अंग्रेजी का अंक हो जाएगा तो थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा। तो यहाँ पास जब ये 13 है तो ये हो जाएगा 30 माइनस यक्स की वैल्यू 13, ठीक है। तो 13 और 7, 13 7 कितना हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा 10, तो यहाँ पास हो जाएगा 17 अंक। ये दोनों कंडीशनें यहाँ पास अप्लाई होंगी कि जब गणित में 12 अंक पाएगा तो अंग्रेजी में 18 अंक पाएगी शेफाली, और जब गणित में 13 अंक पाएगी तो अंग्रेजी में 17 अंक पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हो कि एक में आप लिखोगे कि अतः शेफाली गणित में 12 अंक व 18 अंक प्राप्त करेगी, और दूसरी कंडीशन में आप लिखोगे कि शेफाली गणित में 13 अंक व 17 अंक प्राप्त कर सकती है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो और मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको भी ये जानकारी लग सके। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों आज हमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली है हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से, ठीक है। छोटी भुजा का मान दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिस भुजा का मान नहीं दिया है उसका मान हम मान लेते हैं x। तो चलिए हम हल करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम यही मान लेते हैं कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा का मान x मीटर है। इसके बाद बोल रहा है कि जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। तो जो इसका विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर छोटी भुजा है x से 60 अधिक, तो क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। फिर बोल रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं बड़ी भुजा। अब जाहिर सी बात है कि आयताकार खेत है तो जो बड़ी भुजा होगी वो लंबाई कहलाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी भुजा क्या है, इसकी लंबाई है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ लंबाई भी लिख सकते हैं। छोटी भुजा क्या है, चौड़ाई है, ठीक है ना। तो जो हमारी बड़ी भुजा लंबाई है वो कितनी अधिक है, 30 अधिक है। किससे अधिक है, छोटी से 30 अधिक है, तो छोटी हो गई x और अधिक कितनी है 30 मीटर, तो ये हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब इसमें पहले हम चित्र से इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो देखिए इसका एक आरेख बनेगा, हम आरेख बना लेते हैं। ये आरेख हमारा किसके समान होना चाहिए, ये आरेख हमारा होना चाहिए एक आयत के समान, ठीक है। देखो ये छोटी भुजा हो गई, इसका मान हो गया x, ठीक है। एक हो गई बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा का मतलब लंबाई, तो लंबाई का मान हो गया x प्लस 30। अब विकर्ण आपको पता है कि कोना से कोना मिला दो, तो कोना से कोना जब हम मिला देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, विकर्ण। तो विकर्ण का मान क्या है, x प्लस 60 है। अब आप देख रहे हो कि आपको पता है कि आयत के जो सभी कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण की सम्मुख भुजा कहला गई कर्ण। एक को आप मान लो न्यून कोण, तो एक बन जाएगी आधार और एक बन जाएगी आपकी लंब, ठीक है। तो अब जब यहाँ पास समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सी प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, वो तो आप सभी को पता ही होगा, नाम सुना होगा, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो अब आपको पता हो गया होगा कि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं।
क्योंकि हमारा जो रेखा चित्र बना है वो एक समकोण त्रिभुज की भांति बना है। तो समकोण त्रिभुज में जब हम भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमें करना है, और प्रश्नानुसार करके हम इसमें किसकी सहायता से हल करेंगे, इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे हमें सॉल्व कर देना है। देखो ये वाली भुजा जो हमारी है ये क्या कहला गई, कर्ण कहला गई। ठीक है ना, तो देखो हमारी जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कर्ण कौन सी है, कर्ण है हमारा विकर्ण। ठीक है ना, विकर्ण ही इसमें हमारा क्या है, कर्ण है। तो इसका मान क्या है यहाँ हमारा x प्लस 60, तो यहाँ x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो गया बराबर। इसके बाद आ जाता है लंब की बात। तो आप लंब चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो चलो हम लंब मान लो, यदि x को मान लिए तो ये हमारा हो गया x का स्क्वायर प्लस आधार मान लिए हम लंबाई को। ठीक है ना, तो लंबाई क्या है हमारी x प्लस 30, तो ये हो गया हमारा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब आपको पता होगा हमारा एक सर्वसमीका होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो x का स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, तो x का स्क्वायर यहाँ x का वैल्यू x ही है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ये जब प्लस में है तो सभी मान प्लस में ही आएंगे। फिर होता है 2x बाई, तो देखो 2x का मान क्या है, x ही है तो 2x हो गया, बाई का मान हो गया 60, तो 60 में गुणा होगा 2 का, तो 60 दूना 120 x हो जाएगा, तो इसको 120 x लिख देते हैं। और जब 60 का वर्ग यानी बाई का स्क्वायर करेंगे तो 6 छांगा 36, तो प्लस 36 और 2 0, यानी 60 का वर्ग आ जाएगा 3600। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। इधर ही आपका एक्स स्क्वायर है। अब इसी प्रकार से ये भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई, तो 2 और x और बाई की वैल्यू 30, तो 30 का गुणा 2 से, तो 30 दूना 60, तो यहाँ पास हमें मिल जाएगा 60 का x। फिर इसके बाद प्लस 30 का भी वर्ग यानी बाई का स्क्वायर लास्ट में होगा, तो 3 त्रिकाई 9। ठीक है, तो यहाँ हमारा मान आ जाएगा 900, यहाँ पास हमने 900 लिख दिया है। अब इसके बाद इसमें हम सभी मानों को पक्षांतरित करेंगे और लिख देंगे। देखो अभी यहाँ हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इन सारे मानों को उठा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बना देंगे 2x स्क्वायर। तो देखो ये 2x स्क्वायर इधर दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो ये 120x है, हम डायरेक्टली यहाँ पास घातों को घटते क्रम में लिखते जा रहे हैं, हम यही संयोजित कर रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि सबसे पहले ये घात 2 घात वाला था, इधर 2 घात वाले ये दोनों थे, इनको उठा ले आए। अब चलते हैं 1 घात वाले में, क्योंकि अब 2 घात वाला कोई नहीं बचा हुआ है। तो देखो प्लस यहाँ पास है 120 का x, 120x लिख दिए। फिर देखो प्लस का 60 इधर है, ये RHS से उठ करके LHS में आएगा तो माइनस का 60x हो जाएगा। अब देखो x वाला पद भी कोई नहीं, यानी 1 घात वाला पद भी सभी संयोजित हो चुके हैं। और ये प्लस का 3600 है तो प्लस 3600, और ये प्लस का 900 है, इधर आएगा तो माइनस का 900 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का x स्क्वायर है। ठीक है तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। तो माइनस 2x में x घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस का बचेगा x स्क्वायर। देखो ये प्लस का 120x है और ये माइनस का कितना है 60x है, तो 60 दूना 120 होता है, 120 में 60 क्या हुआ, घट गया, तो कितना बचा ये हमारा प्लस का 60x बचा। फिर ये देखो प्लस का कितना है 3600 है और यहाँ क्या है 900 है, इनको आपस में घटा देना होगा, प्लस का मान ज़्यादा है तो ये प्लस। अब इसको घटा देते हैं, देखो 0 में 0 यानी इकाई से इकाई, तो 0 में घटा 0 तो आ गया 0, फिर से 0 में 0 तो 0। अब ये देखो 6 है और ये 9 मांग रहा है, ये कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 निकल जाएगा, तो 16 में 9 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 1 10। ठीक है ना, तो 9 7 16, तो यहाँ पास हमारा आ गया 7। अब ये क्या बचा हमारा, 3 था, 1 हासिल दे दिया था तो 2 बचा, ये हो गया हमारा 2700, इक्वल में आ गया इधर 0।
अब देखो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का तो हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है ना। चाहो तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, या करके यदि इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लोगे, यानी माइनस चिन्ह का सभी पदों में गुणा करोगे, तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और ये माइनस का 2700 इक्वल में हो जाएगा 0। अब इसका हमें कर देना है गुणनखंड। तो गुणनखंड की वही हमारी प्रोसेस, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको करना होगा a इंटू सी, तो a का मान है 1 और c का मान है माइनस 2700, ठीक है। तो देखो ये हमारा मान कितना आ जाएगा, माइनस 2700 ही आ जाएगा। अब देखो जो b का मान है, b का मान है हमारा माइनस का 60। अब b को हमें तोड़ना है दो हिस्सों में, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस का 2700, ठीक है। तो इसमें जो हमारे दो मान आ रहे हैं, आपको पता होगा ये 27 तो दो जीरो है, आप 2700 ना मान के इसको 6 मानो और इसको क्या मानो 27 मानो, तो आपको पता होगा 9 त्रिक होता है 27, ठीक है ना, 9 त्रिक 27। अब ये कर दो 90, इसको कर दो 30, ठीक है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 30, तो 9 त्रिक 27 और 2 ठो जीरो आ जाएगा, तो फिर से ये 2700 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 है और ये क्या है 30 है, लेकिन हमको माइनस का 2700 चाहिए, ठीक है ना, और माइनस का 60 चाहिए, यानी जो बड़ा मान होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे 90 में, तो ये माइनस प्लस माइनस आ गया और ये आपका हो गया माइनस 90 और प्लस का 30, ठीक है ना। तो ये घट जाएगा, तो माइनस 90 में 30 घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ, माइनस का 60 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि हमें क्या मिला, माइनस 90x मिला और प्लस का 30x मिला, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, 60x बना रहे हैं। तो ये हमारा जो जोड़ा बन रहा है वो माइनस का 90x और प्लस का 30x का बन रहा है। चलो इनको उठा करके यहाँ इनपुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। अब देखो दो दो का जोड़ा बना करके उठा लेना है कॉमन, तो यहाँ से x हम जो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा x माइनस 90। यहाँ से भी उठा लेते हैं, प्लस का 30 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 30 गुणे 60 है तब ना 2700 आया है, जैसे वो 30 गुणे 90 है तब यहाँ 2700 आया है, ठीक है। तो जब 30 आ जाएगा कॉमन में, तो यहाँ क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो ये बचा x और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस, और ये हमारा 90 आ गया, इक्वल में आ गया इधर 0। ये रफ कार्य है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद x माइनस 90 यहाँ भी, x माइनस 90 यहाँ भी, तो x माइनस 90 हमें ले लेना है कॉमन। तो x माइनस 90 जब कॉमन आया, तो यहाँ बचा हमारा x प्लस 30 इक्वल में आ गया 0। अब दोनों की अलग अलग 0 से कर देनी है तुलना, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0, या करके x प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ x बराबर माइनस का 90 है, इधर जाएगा LHS से RHS में, तो प्लस का 90 हो जाएगा, या जो है x बराबर ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा 30। अब आपको तो पता है कि हम ऋणात्मक मान क्या करते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर, यहाँ ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता, तो यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर। तो जब हम ऋणात्मक मान यहाँ से छोड़ दिए, तो अब आपको पता है कि हमने छोटी भुजा यानी चौड़ाई क्या माना था, 90 माना था, तो हम लिख देंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 90 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। फिर इसके बाद क्या बोला है, बड़ी भुजा, ठीक है ना। तो बड़ी भुजा मतलब चौड़ाई, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 था, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। x की वैल्यू कितनी आई है, 90, तो 90 प्लस हो जाएगा 30। तो 90 में जब 30 जोड़ेंगे, तो ये 9 90 धन 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 120 मीटर, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या रह गया, विकर्ण रह गया। तो विकर्ण को भी मेरे पास स्थान नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो विकर्ण को हमने क्या माना था, विकर्ण हमारा आया था x प्लस 60। आप मिलाते जाएंगे x प्लस 60 था कि नहीं, तो x प्लस 60 था विकर्ण हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान आया हमारा 90, ठीक है ना। तो 90 धन क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, यानी दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 6 15 150 मीटर।
अब निष्कर्ष लिखते तो आ ही जाएगा। आपको लिखना होगा कि अतः आयताकार खेत की अभीष्ट भुजाएं 90 मीटर, 120 मीटर व 150 मीटर हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पास लिख दे रहा हूँ। देखिए ऐसे लिखना है आपको, अतः आयताकार खेत की भुजाएं क्रमशः जितना जितना है लिख देना है, 90 मीटर, 120 मीटर व 150 मीटर हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए कितना इजी है, और यदि आप ट्रिकली करते हो, ट्रिक की सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको कहीं पास भी कठिनाई नहीं जाएगी। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों हमारा है अध्याय 4 द्विघात समीकरण, प्रश्नावली है हमारा 4.3 का, क्वेश्चन नंबर है 7वां। देखिए ये क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको हल करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है ना, संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उनका वर्ग करेंगे और वर्गों को आपस में घटा देंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो कितना आ जाएगा, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है ना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पास छोटी संख्या का वर्ग दे रहा है, ठीक है ना, बड़ी संख्या नहीं दे रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या यक्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो यहाँ पास हम एक संख्या को मान लेते हैं एक्स, तो लिख देते हैं माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे कर देना है हमें। अब देखो यहाँ पास बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है ना, तो हम छोटी संख्या यहाँ लिख लेते हैं, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, क्योंकि बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है ना, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितने गुना है, 8 गुना है। तो बड़ी संख्या है हमारी x, तो बड़ी संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, अब छोटी संख्या से इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो यहाँ हमको मिल जाएगा छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 8x। देखो बच्चों कितना इजी है। ठीक है ना, सबसे पहले हमने बड़ी संख्या को x लिया, फिर जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, देखो हमने किया छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हमने लिया था x और x का कर दिया 8 गुना। अब यहाँ से वर्ग को करेंगे ट्रांसफर, तो इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 8x। अब ये बोल रहा है दोनों, क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही बोला था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है ना, तो चलो प्रश्नानुसार पहले कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्ग, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या है x, तो x का हो गया वर्ग। फिर बोल रहा है दोनों का अंतर, तो अंतर का मतलब होता है घटाना, और ये है हमारा 8x किसमें, अंडर रूट में, का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पास हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है इनका अंतर, 180 आ रहा है, तो यहाँ पास हमने लिख दिया 180। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट के अंदर है 8x, जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x मिलेगा। ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कट गया, सीधा से इतना समझो क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, बराबर यहाँ कितना बचा, बराबर इधर बचा 180। अब 180 को भी उठा के इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, RHS से LHS में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। देखो बच्चों कितना आसानी से ये हमारा बन गया वर्ग समीकरण। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखो गुणनखंड में सबसे पहले क्या होता है, a और c का आपस में गुणा, तो a का मान है देखो 1 और c का मान है देखो माइनस 180, तो जब इनका गुणा होगा तो माइनस 180 ही आएगा। अब देखो जो b का मान है, b का मान है -8 को हमेशा, अब हमें b को दो भागों में बांटना होता है, तो इसको बांटेंगे दो भागों में, तो जोड़ने घटाने पे -8 आना चाहिए, गुणा करने पे 180, तो आपको पता होगा 18 दहम 180 होता है, गुणनखंड करोगे तो मिलेगा आपको 18 दहम 180। ठीक है ना,
तो 18 का 10 से गुणा किए तो 180 तो आ गया, लेकिन हमें माइनस का 180 चाहिए। तो हम किसको माइनस में कर दें, 10 को कर दें कि 18 को कर दें? तो चलते हैं b के मान में। तो b का मान देख रहे हैं माइनस का 8 है, तो यदि हम 10 को माइनस में कर देंगे तो 8 हमें प्लस में मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम किसको माइनस में करेंगे, माइनस का करेंगे 18 और प्लस का करेंगे 10। तो जब ये घटेंगे आपस में तो देखो ऋणात्मक मान यहाँ ज़्यादा दिख रहा है वैल्यू, है ना। तो माइनस का 10 में 18 में 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, इसलिए माइनस का क्या होगा, 18, 10 माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हो आपको दो मान जो प्राप्त हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, -18x प्लस 10x। चलिए उठा करके हम इनको यहाँ रख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 18x धन 10x माइनस 180 बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब चलिए इनका हम बना लेते हैं दो दो का जोड़ा। दो का जोड़ा बना करके ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x। तो x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या ले लेते हैं, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस 10 ले लेते हैं कॉमन। तो x 18 दाहम 180, तो माइनस का बच गया 18 बराबर में हो गया 0। अब इसके बाद देखो x माइनस 18 यहाँ भी, x माइनस 18 यहाँ भी, तो कॉमन क्या लेना होगा हमको, x माइनस 18 ही लेना होगा। यहाँ क्या बचा, x प्लस 10 बचा, तो ये हो गया x प्लस 10 बराबर 0। दोनों की अलग अलग हम 0 से कर देंगे तुलना, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर माइनस 18 है तो ये हो जाएगा प्लस का 18, और ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 है इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसमें हम ऋणात्मक मान क्या करते हैं, ऋणात्मक मान को हम यहाँ छोड़ दिया करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर। सिर्फ हमें कौन सा मान लेना है, धनात्मक मान। तो लिखेंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर। तो जब हम ऋणात्मक मान छोड़ दिए तो बचा क्या, x बराबर 18 बचा। तो जो हमारी बड़ी संख्या थी, तो हमारी जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या बराबर था x, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया 18। तो हमने लिख दिया बड़ी संख्या 18। अब छोटी संख्या क्या है, √8x है। यहाँ पास हमको लिखना होगा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर है √8x। ठीक है, तो चलो हम इसमें मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √8 गुणे, और यहाँ पास x की वैल्यू है 18। ठीक है, इन दोनों का आपस में आप गुणा मत करो, आप यहाँ पास किसका गुणा करो, 18 का और 8 का कर दो गुणनखंड। तो आपको पता है कि 2 का 8 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है ना, तो ये ये कितना मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। अब चलिए इसका हम बना लेते हैं जोड़ा। देखो ये एक 2 का, यहाँ 2 का, और यहाँ बन गया 3 का जोड़ा। तो यहाँ से 1 2 बाहर, फिर 1 2 बाहर और 1 3 बाहर, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहाँ प्लस माइनस में करके हमारा आ गया 12। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 12 हो गई। बड़ी संख्या क्या हो गई, 18 हो गई। तो हम यही चीज़ यहाँ लिख देंगे कि अतः बड़ी संख्या 18 व छोटी संख्या 12 है। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, हमें मुसीबतों से या कि कोई भी क्वेश्चन में कठिनाई हो उससे घबराना नहीं चाहिए। डट कर यदि आप सामना करते हो और उसको लगाने की कोशिश करते हो तो आंसर आपको जरूर मिलेगा, सारगर्भित आंसर मिलेगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, ठीक है ना, चाल इसकी समान है, आगे पीछे नहीं हो रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होगी, है ना, होती, मतलब कि अब उसको हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि बढ़ा दिए होते तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में ही पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ज़्यादा समय न लगाते हुए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लगाते भी जाएंगे, क्वेश्चन को समझते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ दिया है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है, यानी जो अज्ञात राशि होती है, उसको हम मानते हैं चर। तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पास हम वही चीज लिख देते हैं, माना रेलगाड़ी की
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें दूरी कितनी दी है, तो यहाँ पास दूरी बराबर दिया है 360 किलोमीटर। देखो चाल दूरी तो हमें मिल गया, अब समय हमें ज्ञात कर लेते हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है ना, तो समय बराबर दूरी कितना है 360 बटे क्या हो गया, चाल हो गया x। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि चाल को हम क्या कर दें, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दें। ठीक है ना, तो यहाँ पास जो हमारी प्रश्न की शर्तें हैं उसके अनुसार हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी नई चाल है, चाल को ये बोल रहा है x जो है उसमें 5 क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, दूरी तो हमारी वही है, दूरी जो है हमारी वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो दूरी बराबर है हमारा 360 किलोमीटर। अब देखो जो हमारा समय होगा, तो वो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय जो हमारा होगा वो हो जा रहा है 360 बटे चाल हो गई हमारी x प्लस 5। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है, अब इनकी जब हम आपस में तुलना करेंगे, इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे, तो जो हमारा समय है वो 1 घंटा क्या हो रहा है, कम लग रहा है, तो यह समय जो यहाँ पास प्राप्त हुआ उसमें हमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 360 बटे x प्लस 5 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्नानुसार इन दोनों की आपस में कर देते हैं तुलना। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे, या कि आप ये मान लो डायरेक्ट यदि करना है तो इसका भी एक सलूशन है। डायरेक्ट करने के लिए जो हमारा समय है ये 360 बटे एक्स प्लस क्या है आपका 5 है, तो x प्लस 5 ही इसको रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पास समय हमारा 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पास आप एक कर लो, बहुत ध्यान पूर्वक आप देखना, तो चाहो तो आप यहाँ से ये स्टेप हटा दो तो और सही रहेगा। अब आपको क्या करना है, समय हमारा 1 घंटा कम कब होता है, जब हम 360 में ये 360 x में क्या करेंगे, किसको घटाएंगे, ये नए वाले समय को, तो ये नया वाला समय हमारा कितना है, ये नया वाला हमारा समय है 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, ऐसा भी प्रोसेस कर सकते हो, या कि फिर इन दोनों समय की, फिर यहाँ पास ये -1 रहेगा और ये वाला समय रहेगा, इन दोनों की आपस में तुलना कर दोगे। आप कुछ इस प्रकार से करोगे, देखो वही चीज़ आएगा, मैं दोनों स्टेप्स को आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पास ये आपको हो जाएगा 360 अपान x बराबर, यहाँ ये हो जाएगा 360 अपान x प्लस 5 माइनस का 1। अब देखो आप क्या करो, ये 360 अपान x प्लस 5 जो है इसको आप क्या कर दो, पक्षांतरित कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको पक्षांतरित कर दोगे, इधर का उधर और उधर का इधर, तो ये वाला जो आपका प्लस में है ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यही चीज़ आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बात उतनी ही है, चाहो तो आप ऐसा लिख दो, चाहो तो ऐसा लिख करके फिर से उसको पक्षांतरित करके लिख दो, दोनों स्टेप में आपको वही सारी प्रोसेस प्राप्त हो सकती है। यहाँ पास थोड़ा सा एक चीज़ लगभग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास वैसे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ आपको करना चाहिए कि जो हमारा ये 360x है ना, तो 360x को किस में घटाए हैं, 360 अपान x प्लस 5 में। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ आएगा लास्ट में। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास आगे आप देखो क्या होगा, अब यहाँ x है इसके हर में और यहाँ x प्लस 5 है, इनका भिन्न का क्या है, एक घटाना है, तो यहाँ सबसे पहले हमें लेना होगा इनका एलसीएम, तो ये 1 अपान कितना हो जाएगा, एलसीएम जो आएगा हमारा वो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब देखो x प्लस 5 का गुणा हो जाएगा 360 से और इस x का गुणा हो जाएगा 360 से, तो चलिए हम इन दोनों का आपस में कर देते हैं गुणा। तो जब इनका गुणा होगा आपस में, तो इस x का जब गुणा होगा किससे, इस 360 से, x प्लस 5 का होगा इस 360 से, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं 360 इंटू कितना आ जाएगा, x प्लस 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब इस x का गुणा हो जाएगा इस 360 से, तो ये हो जाएगा 360 और x का गुणा होगा तो 360 x ही आ जाएगा, हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ देखो x इंटू एक्स प्लस 5 जो है इसका गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 5
बराबर 360 का गुणा x से होगा तो ये हमारा 360 x ही हो जाएगा। अब हम करेंगे 360 का गुणा 5 से, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्लस, देखो 5 शून्यम शून्य हो गया, 5 और ये 6, तो 6 पंचा 30, 6 पंचा 30 की फिर से हो गया शून्य, हासिल आ गया 3, फिर 5 तिहाई 15 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है, ये हो गया हमारा गुणा। और ये माइनस का हो गया 360x। देखो यहाँ प्लस का 360 आया है और यहाँ माइनस का 360 आया है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देते हैं। अब देखो x का गुणा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 5 से तो कितना हो जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा, बराबर। यहाँ देखो सिर्फ क्या बचा है आपका, 1800 बचा है, ठीक है, इसको भी कर देंगे पक्षांतरित, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये हमारा वर्ग समीकरण के रूप का हो गया। अब इसका कर देते हैं गुणनखंड, फिर से एक बार गुणनखंड को समझ लेंगे। यहाँ पास ये हम रब किए दे रहे हैं, देखो हमारा ये होगा a इंटू सी, ठीक है ना, तो a का मान है देखो 1 इंटू सी का मान है माइनस 1800, तो यहाँ पास 1 का गुणा जब माइनस 1800 से होगा तो माइनस 1800 ही आएगा। और इसके बाद जो b का मान है हमारा 5। अब 5 को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है ना, तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। तो जब आप गुणनखंड करोगे तो आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा 45 और दूसरा मिलेगा 40, ठीक है ना। तो 45 और 40 का जब आप आपस में गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 1800। आप करके देख लेना, तो आपको कितना कौन कौन सा जोड़ा मिल रहा है, 45 और इंटू 40, तो 45 और इंटू 40 का गुणा आप करोगे तो कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। लेकिन 1800 हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। अब देखो 45 को यदि हम माइनस में कर देंगे तो b का मान भी जब जोड़ें घटाएंगे तो ये माइनस में यदि कर देंगे इसको, ठीक है ना, माइनस का 45 कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इसलिए हम 45 को प्लस में रहने देते हैं और 40 को कर देते हैं माइनस में, तो यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस का 5, ठीक है। अब देखो हमें दो मान मिले, कौन कौन से मिले, 45x और माइनस का 40x, ठीक है। तो 45x और माइनस 40x कितना हो जाएगा, 5x। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमारे b के मान को भी ये दोनों संतुष्ट करते हैं, तो हमारे दोनों जोड़े कौन कौन से होंगे, 45x माइनस 40x। तो यहाँ हम इनको उठा करके रख देंगे, ये x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर हो गया 0। दो दो का जोड़ा, ये हमारा रफ कार्य है, इसको रफ में ही आप लोग करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ ये हमारा x हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस 45, और ये देखो यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x और माइनस, क्योंकि 1800 का जो गुणनखंड है वो 40 गुणे 45 है, तो 40 तो आ गया कॉमन में, तो बचा क्या, 45 बचा, तो यहाँ पास हमको लिख देना है 45, बराबर में इधर हमारा बचा है 0, ठीक है ना, तो बराबर में 0 यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ सॉरी मिस्टेक है, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, मिला लेंगे थोड़ा सा। तो अब देखो x प्लस 45 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 45 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या आ गया, x माइनस 40 आ गया, इक्वल में आ गया हमारा 0, ठीक है। अब इसके बाद इनकी दोनों की 0 से तुलना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो प्लस में है और आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 45, या कि वाह कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ x बराबर देखो माइनस का 40 है, तो जब माइनस का 40 है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो हम किसको लेंगे, x बराबर 40 को लेंगे, x बराबर 45 को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम ऋणात्मक मान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ किसको लेंगे, धनात्मक मान को लेंगे। तो धनात्मक मान को हमने लिया तो x बराबर क्या आया, 40 आया। तो हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी, x मानी थी, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बच्चों यदि हमारे वीडियो लेक्चर आपको समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली है हमारे 4.3 का क्वेश्चन नंबर है 9वां। आइए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज का मतलब जैसे कोई टंकी हो गई, तो टंकी को भरने में जो समय ले रहे हैं वो ले रहे हैं 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। अब जो हमारा बड़े व्यास वाला नल है, ठीक है ना, जो पाइपें लगी हैं तो एक ज़्यादा व्यास की है और एक छोटा, मतलब एक मान लो कि 2 HP का पंप है और एक 1 HP का पंप है, तो 1 HP वाले की पाइप पतली होगी और 2 HP वाले पंप की पाइप मोटी होगी, यानी ज़्यादा चौड़ी होगा उसका व्यास, ठीक है ना। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब पतला वाला बहुत ही छोटा है, मतलब वो 0 का पंप है और बड़ा वाला 2 का पंप है, तो उसमें जो छोटा वाला है यानी कि सिंटेक्स को भरने में 10 घंटे कम समय बड़ा वाला लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे है, ठीक है ना। तो छोटा नल कितने घंटे में भर रहा है, x घंटे में भर रहा है। अब इसके बाद जो बड़ा नल है वो 10 घंटा कम समय लेता है, तो इसी प्रकार से लिख देते हैं बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं इसी के सिमिलर बड़े नल द्वारा, बाकी तो ये सेम होगा, ठीक है ना। तो लगा क्या होगा, समय। तो छोटे से कितना कम समय ले रहा है, तो x से 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 10 आवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद ये बोल रहा है जब दोनों पंप एक साथ हौज को भरते हैं तो कितना समय लेते हैं, 9 सही 3/8। तो इसको भी लिख लेते हैं दोनों नल मिलकर हौज को भरने में लगने वाला समय। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो दोनों नलों के द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय है 9 सही 3/8 आवर्स, ठीक है। देखो यहाँ पास ये एक है मिश्र भिन्न, चलो इसको विषम भिन्न में बदलते हैं। तो आपको पता है ये 8 का गुणा किससे हो जाएगा, 8 9 72, और 72 में 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 75/8 आवर्स कुल समय ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पास एक तरकीब लगानी होगी कि यही काम 1 घंटे में कितना होगा। तो छोटी इकाई में निकालने के लिए छोटी इकाई में बड़ी इकाई का हमें देना होगा भाग, यानी सभी हो जाएंगे व्युत्क्रम। तो यहाँ पास हमें एक लाइन लिखना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है ना। हम इसमें ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, हम यहाँ एक रेशियो निकाल करके चलते हैं कि 1 घंटे में जो हमारा छोटा नल है, ठीक है ना, तो 1 घंटे में छोटा नल 1/x हौज पानी भरेगा, तथा 1 घंटे में बड़ा नल ये कितना भर देगा, 1/x - 10 हौज पानी भरेगा। अब 1 घंटे में कुल कितना हौज भरेगा, तो 1 घंटे में कुल जो हौज भरेगा इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 8/75। तो 1 घंटे में कुल हौज 1 घंटे में कुल 8/75 हौज पानी भरेगा, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का आपस में जो योग होगा वो कितना आएगा, 8/75 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों नल एक साथ भर रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है ना। तो हम इसको प्रश्नानुसार जब कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/x + 1/x - 10
इक्वल ये हमारा हो जाएगा 8/75। बच्चों अब यहीं से हम इसको बना लेंगे समीकरण। देखो यहाँ भिन्न का जोड़ है, पहले हमको लेना होगा एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो इस x माइनस 10 का गुणा होगा 1 से, तो यहाँ x माइनस 10 ही आएगा, 1 से गुणा होगा तो, और इस x का गुणा हो जाएगा 1 से, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का x बराबर आ जाएगा 8/75। अब देखो 8 का गुणा इसमें से हो जाएगा और 75 का गुणा x माइनस 10 से भी होगा और x से भी होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, ये इंटू में है, तो एक बार होगा, तो इसको लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पास 75 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस ये हो जाएगा 75x बराबर, अब यहाँ 8 का गुणा होगा, तो चलो पहले इसका भी गुणा करके लिख देते हैं। x का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 10 से होगा तो माइनस 10 x हो जाएगा। अब इसका गुणा टोटल किससे हो जाएगा? 8 से हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो इंटू में 8। ठीक है, अब देखो 75 का गुणा x से करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 75x। फिर देखो 75 का गुणा माइनस 10 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 75 दाहम, तो यहाँ 75 में एक जीरो और बढ़ जाएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस का, यहाँ पास आ जाएगा आपका ये 75x। ठीक है, यहाँ देखो 75x, यहाँ भी देखो 75x। ठीक है, ये दोनों आपस में फिर जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद इसमें आगे सॉल्व करते हैं। देखो 8x स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर, और ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 10 अट्ठे 80 या 8 दाहम 80। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये हो जाएगा हमारा 80x। अब चलिए इनको हम यानी कि घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले 8x स्क्वायर को उठा के ले आएंगे, तो ये हमारा प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 8x स्क्वायर हो गया। अब देखो एक घात वालों को लेते हैं, तो देखो यहाँ पास है प्लस का 75x, यहाँ भी है प्लस का 75x। चलो फिर एक साथ जोड़ देंगे, और ये देखो माइनस का 80x है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 80x। अब इसके बाद और देखो इसमें क्या बचा, तो इधर बचा है माइनस 750, बराबर में इधर हो गया 0। चलो अब इनको आपस में सबको जोड़ देते हैं, तो ये माइनस 8x स्क्वायर। अब 75 75 80, इकाई को इकाई से, तो 0 5 5, तो देखो सभी प्लस में है तो प्लस, और 5 में 5 जुड़ेगा तो 5 5 10 की 0, हासिल आ गई 1। ठीक है, तो देखो ये 7 7 हो गया 14। ठीक है ना, 14 और एक हासिल जुड़ गई तो 15, 15 5 20 और 3 23, और इसके साथ है हमारा x। अब इसके बाद है यहाँ माइनस 750, तो यहाँ पास लिख देंगे माइनस का 750, इक्वल में बचा यहाँ 0, तो इक्वल में कर देंगे 0। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ये हमारा वर्ग समीकरण के रूप का हो गया। जब वर्ग समीकरण के रूप का हो जाएगा तो हमें अब इसका डायरेक्टली क्या कर देना है, इसका हमें कर देना है गुणनखंड। ठीक है ना, तो गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड विशेष को हल करने के लिए सबसे पहले a इंटू सी करेंगे। देखो यहाँ पास a की वैल्यू कितनी है, माइनस की 8 है। यहाँ पास आप चाहो तो एक प्रोसेस और कर सकते हो, या करके इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो प्लस में है उसको माइनस में कर दो, और जो माइनस में उसको प्लस में कर दो, मतलब माइनस चिन्ह का कर दो इस पूरे में गुणा। ठीक है, तो ये माइनस का 8x है तो ये प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 230 है तो ये माइनस का 230x हो जाएगा। ये माइनस का 750 है तो ये प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। ठीक है ना, अब a का मान हो गया 8 इंटू सी का मान हो गया 750। ठीक है, तो देखो जब हम इनका आपस में दोनों का गुणा करेंगे, देखो अभी तक आप सोचते रहोगे कि AC का गुणा क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखो ना a का मान 8 हो गया ना। अब यदि AC का गुणा ना करते, सिर्फ C का गुणनखंड कर देते तो गलत हो जाता, इसीलिए यहाँ AC का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखो सबसे पहले हम 8 का 750 से गुणा करेंगे। देखो 8 शून्यम 0 हो गया, फिर 8 पंचे 40, तो 8 का गुणा जब 5 से हुआ तो 40 आया, 40 की 0 आ गई, हासिल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखो 8 सते 56, 57 58 59 60। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये हमारा आ गया 6000, यानी AC की वैल्यू यहाँ आई 6000। अब देखो B, तो B को हमें तोड़ना है दो हिस्सों में, लेकिन B का मान है माइनस 230। ठीक है ना, तो माइनस 230 को हमें कितने हिस्सों में तोड़ना है, 2 हिस्सों में जोड़ना है। ठीक है ना, तो ये 2 हिस्से आपको पता होना चाहिए, 2 तिहाई होता है 6, सिर्फ आप इतना जानो 2 तिहाई
6। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, तो 6 तो हो गया, लेकिन हमें कहिए 6000, तो एक को बना दो आप 200 और एक को बना दो 30। ठीक है ना, तो 2 तिहाई 6 और 1 2 3 0, तो ये हो गया हमारा 6000। ये हम ट्रिक से किए दे रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है ना, तो हमें मिला 200 गुणे 30। तो जब हमने 200 गुणे 30 किया तो हमें कितना मिला, 6000, तो हमें मिल गया इक्वल में कितना मिला, 6000 मिला। लेकिन हमें हम माइनस का 230 चाहिए, तो माइनस का 230 लाने के लिए आप 200 को भी और 30 को भी कर दो ऋणात्मक। तो 200 और 30 जब ऋणात्मक रहेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में जाएंगे जुड़। तो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये कितना बनाएंगे, -230। ठीक है ना, तो आपको अब ये तो कंफर्म हो गया होगा कि हमें 230 x को बांटने पर दो स्टेप कौन कौन से मिल रहे हैं, -200x और -3x। ठीक है ना, -200x और -30x कितना हो जा रहा है, -230x। तो चलिए इन्हीं को उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8x स्क्वायर -200x -30x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं। देखो 8 यहाँ भी है ना कॉमन, 8 चौको 32 या 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलिए हम इसको करते जाते हैं, फिर कॉमन ले जाएंगे, इसमें भाग दे देंगे 8 का तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें 8 कॉमन है, गुणनखंड में 8 आता है। तो 8x हमने ले लिया कॉमन। तो जब हमने 8x कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस। अब 200 में 8 का भाग देंगे तो 2 8 यानी 8 दूनी 16। ठीक है ना, अब 20 में 16 घट जाएगा तो 4 और 8 पंचे कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। ठीक है ना, तो यहाँ पास 25 8 200, ये आपको पता होना चाहिए, या कि आप यहाँ भाग करके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ चलते हैं, तो यहाँ देखो आपको क्या कॉमन मिल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए 25 3 75 होता है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, -30 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x। अब ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 25 3 75, तो यहाँ पास 750 का गुणनखंड क्या करेंगे, 30 गुणे 25, तो 25 3 75। ठीक है ना, इधर आ गया बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x - 25, यहाँ भी x - 25, तो एक बार हमने कॉमन ले लिया x - 25। अब यहाँ से हमारा क्या बचा, 8x माइनस ये बचा हमारा 30 बराबर 0। अब इन दोनों की हमें कर देना है 0 से तुलना। तो जब 0 से तुलना करेंगे तो आप यहाँ पाओगे कि आपको मिलेगा x बराबर, यहाँ सिर्फ हमको मिलेगा 25 और यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर, देखो माइनस का 30 है तो ये हो जाएगा 30 और बटे में मिल जाएगा 8। ठीक है, तो एक हमें x बराबर कितना मिला, यहाँ 30/8 मिल गया। तो यदि हम यहाँ पास x बराबर 25 लेकर के चले, ठीक है ना, x बराबर 25, तो आपने क्वेश्चन में ये देखा था कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या माना था हमने, x माना था। तो यहाँ पास हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि अतः छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा जो समय होगा वो होगा 25 आवर्स। ठीक है ना, 25 घंटा लगेगा। और बड़े हौज द्वारा या बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा जो समय है, तो देखो ये समय हमको कितना मिला था, ये समय हमें मिला था x - 10। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये हमारा मान है x - 10, तो x का मान है 25, इक्वल में कर देंगे 25 - 10, तो 25 में 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15 आवर्स। ठीक है ना, तो छोटे नल द्वारा लगा समय 25 घंटा हो गया और बड़े नल द्वारा लगा समय 15 घंटा हो गया। इस प्रकार से इसका हो गया आंसर। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 10वां। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान पूर्वक समझेंगे जरूर समझ में आएगा आपको। देखो बोला है मैसूर और बेंगलोर के बीच की
132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। बस यही चीज़ हमें पकड़ करके रखना है, मेन चीज़ यहीं पास छिपा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पास ये भी बोल रहा है कि यदि ये रेलवे स्टेशनों में खड़ी हो रही है वो समय यहाँ कट कर दिया जाता है। फिर बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक हो। ठीक है ना। यदि आप इसको क्या करोगे, यहीं पास से देखो, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक है। कहने का मतलब सवारी गाड़ी की चाल आप यक्स ले लो तो एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, यक्स से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 11 हो जाएगी। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करिए। ठीक ना। पूरा सेंस यहीं पास छिपा हुआ है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लिए हैं यहाँ कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स। फिर दूसरी गाड़ी कौन सी है, एक्सप्रेस गाड़ी। एक ये पैसेंजर हो गए, पैसेंजर का मतलब सवारी गाड़ी जो हर स्टेशन पे खड़ी होती है, और एक्सप्रेस हर स्टेशन पे खड़ी नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए ये कम समय लेती है। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, देखो यहाँ पास ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि 11 क्या है, अधिक समय लेती है। ठीक है ना। औसत मतलब चाल जो है तो वो 11 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, तो इसकी यक्स हो गई, तो यक्स में क्या करोगे, 11 को जोड़ दोगे, तो ये काहे की हो गई, एक्सप्रेस की चाल हो गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो जो हमारी दूरी है तो दूरी बराबर 132 किलोमीटर है। दूरी तो अधिक कम होगी नहीं। ठीक है। अब हम इन दोनों का ज्ञात कर लेते हैं समय। तो जब हम इनका समय ज्ञात करेंगे तो समय बराबर क्या होता है, अब आपको पता ही होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय लिख देते हैं इसके जस्ट नीचे, क्योंकि 2 बार लिखना होगा, और समय यहीं पास हम किसका लिख देते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी का, एक्सप्रेस गाड़ी। तो देखो एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी का जो समय होगा तो दूरी क्या है, 132 बटे चाल क्या है, तो चाल इसकी है x। इसी प्रकार से जो हमारी एक्सप्रेस वाली गाड़ी है यानी एक्सप्रेस गाड़ी है तो इसका हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11 हो जाएगा। ये दोनों का क्या हो गया, समय। अब इसमें देखो 1 घंटा समय कम कौन लेती है, 1 घंटा समय कम ले रही है एक्सप्रेस, यानी इसमें से हम इसको घटा देंगे तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार यही प्रोसेस हमें कर देनी है। यहाँ पास हमें लिख देना है प्रश्नानुसार। ठीक है। तो जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो एक्सप्रेस है वो 1 घंटा कम समय लेती है। भाई क्यों कम समय लेगी, क्योंकि उसकी चाल भी तो अधिक है ना। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 132 बटे एक्स माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर कितना कम समय ले रही है, 1 घंटा कम समय ले रही है। तो यहाँ पास 1 घंटा कम हो गया। अब बच्चों इसी से बन जाएगा हमारा समीकरण। तो आइए हम इसको समीकरण बना करके सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यानपूर्वक आगे देखेंगे। देखो यहाँ पास इनका हर है, इनका हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम जो हमारा आएगा तो वो आएगा x इंटू एक्स प्लस 11। तो हमने इसको लिख दिया। अब देखो 132 में यहाँ काहे का गुणा हो जाएगा, x प्लस 11 का। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम कर देते हैं 132 गुणे एक्स प्लस 11, और इस x से काहे का गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 132 का, तो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दो, और माइनस चिन्ह लगा करके यहाँ पास ये 132 गुणा हो गया x से, बराबर आ गया 1। अब ये वाला जो x इंटू एक्स प्लस 11 है इसका गुणा हो जाएगा 1 से। तो चलिए इसका गुणा हम कर देंगे 1 से। तो इसका गुणा करते हुए भी लिखते चलते हैं। तो 132 का गुणा होगा x से, तो 132 का गुणा होगा x से, तो 132 x यहाँ मिल जाएगा हमें। फिर इसके बाद देखो ये 11 है और 132 है, दोनों प्लस में है तो चिन्ह लगेगा प्लस का, और इनका गुणा हो जाएगा आपस में। तो देखो 11 का गुणा होगा 2 से, तो 11 दूना 22 की आ गया 2, हासिल भी आ गई 2। फिर 11 त्याई 33, 2 हासिल था तो 33 और 2 35, 35 की 5, हासिल आ गया अब
3, फिर 11 एक कम 11, 11 में 3 जोड़ दिए तो 11 12 13 14, तो यहाँ पास हम लिख दिए 14। कितना आ गया? प्लस 1452। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमें मिल जाएगा यहाँ ये -132 है और यक्स भी है। देखो ये प्लस में ये माइनस में ये हो गए कैंसिल, इक्वल। अब इनको दोनों को आपस में गुणा करके लिखेंगे, यक्स का गुणा यक्स से तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर और यक्स का गुणा 11 से तो प्लस 11x हो जाएगा। अब चलिए इन घातों को हम किस क्रम में लिखेंगे? इन घातों को हम लिखेंगे घटते क्रम में। तो चलो 1452 को ही इधर भेज दो तो इधर बच जाएगा हमारा 0 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये माइनस 1452 हो गया। अब आगे इसको चाहो तो आप इसको या करके LHS को LHS में, RHS को RHS में भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे ही रहने दे सकते हो। ये हमारा कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, अब इसका चलिए हम करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले a और c का गुणा आपस में करना होगा। देखो a का मान 1 है और c का मान माइनस 1452 है, तो 1 से गुणा होगा तो माइनस 1452 ही आएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा b है, b को हमें तोड़ना है दो हिस्सों में। तो देखो b बराबर जो है तो b बराबर है 11। ठीक है, अब आपको दो ऐसे मान मिल रहे हैं, जब आप इसका गुणनखंड करोगे, आप करके देख लीजिएगा, मैं कर चुका हूँ, तो ये आपको मिलेगा 44 गुणे 33। ठीक है, तो जब आप 44 गुणे 33 करोगे, देखो यहाँ पास हमने किया है 44 गुणे 33, दो जोड़े बन रहे हैं तो ये हमको प्राप्त हो रहा है 1452। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी करके देख सकते हो। तो 44 गुणे 33 हमने किया तो 1452 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। ठीक है, माइनस में 1452 चाहिए और 11 किस में चाहिए? प्लस में चाहिए, इसलिए हम 33 को किस में करेंगे? ऋणात्मक करेंगे। तो 44 और ये 33 हो गया, तो 44 धनात्मक रहेगा, 33 ऋणात्मक तो घट जाएगा तो 11 हो जाएगा और 44 में 33 का ऋणात्मक में गुणा होगा तो माइनस 1452 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ हमें मिला 44x और माइनस 33x, ये दो मान हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पास देखो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस का 33x और माइनस 1452 बराबर 0। अब लेना है हमको यहाँ से कॉमन, ये हमारा टोटल रफ वर्क है। यहाँ से दो दो स्टेप बना करके कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन लिए x, तो x प्लस बचा ये हमारा 44। ठीक है, यहाँ से हम ले लिए कॉमन माइनस 33। ठीक है ना, x तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो ये बचा x, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब आपको पता है 1452 में 33 गुणे 44 है, तो यहाँ 44 बच गया, 33 यहाँ चला आया, बराबर में हो गया 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 44 और यहाँ कॉमन आ गया x माइनस 33, बराबर में हो गया 0। अब इनकी जब अलग अलग 0 से तुलना कर देंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का 44 और यहाँ पास या करके मिल जाएगा x बराबर प्लस का 33। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ऋणात्मक मान छोड़ देते हैं, तो यहाँ हमें लिख देना है ऋणात्मक मान छोड़ने पर या उपेक्षणीय करने पर। ऋणात्मक मान छोड़ने पर, तो ऋणात्मक मान हमें यहाँ छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ हमें कितना मिला x का मान? हमें यहाँ मिला है x बराबर 33। ठीक है ना, तो सवारी गाड़ी की जो हमारी औसत चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? 33 किलोमीटर प्रति आवर्ष। तो यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं कि अतः सवारी गाड़ी की चाल क्या माना था हमने? x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई? 33, तो ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर्स। व दूसरा क्या था? एक्सप्रेस गाड़ी। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर क्या है? x प्लस 11। ठीक है, तो x का मान है 33 धन 11, 33 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर्स। तो सवारी गाड़ी की चाल हो गई 33 किलोमीटर पर आवर्स और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गई 44 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई यदि समस्या होती है तो आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों यदि आप इस चैनल पर नए हो
अभी तक आपने हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपडेट करें तो आपको जानकारी मिल जाए। तो देखिए हमारा 4.3 है, क्वेश्चन नंबर है इसका आखिरी 11वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, देखो वर्गों की बात कर रहे हैं ना, वर्गों की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दोनों को जब क्षेत्रफल हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है 468 वर्ग मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर मतलब दोनों के परिमापों को आपस में घटा दिया जाए तो कितना आ रहा है 24 मीटर हो। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि तो हम ये मान लेते हैं कि माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। तो यहाँ वही चीज लिख दे रहे हैं कि माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, यानी जो हमारा छोटा वर्ग है उसकी भुजा को हम क्या मान लिए x मीटर। फिर देखो यहाँ बोल रहा है कि वर्गों के परिमापों का अंतर, तो यही लिख लेते हैं वर्गों के परिमापों का अंतर। तो वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वो है 24 मीटर। अब देखो जब अंतर इसका 24 मीटर होगा तो जाहिर सी बात है कि जो अंतर बचा है वो किसका अंतर होगा या किसका मान अधिक होगा, बड़े का होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जब 4 भुजाएं होती हैं तो उनकी भुजाओं का जो अंतर होगा, ये तो परिमापों का अंतर होगा, अब उनकी भुजाओं का जो अंतर होगा उसमें 4 भुजा होती है, इसलिए 24 को कितने भागों में बांट देंगे 4 भुजा में, यानी 4 भागों में बांट देंगे। तो यहाँ लिख देंगे तब उनकी भुजाओं का जो अंतर है, उनकी भुजाओं का अंतर, तो ये हो जाएगा 24/4। तो 6 चौको 24, तो ये कितना आ गया 6 मीटर। अब जब यहाँ 6 मीटर आ गया तो बड़े वर्ग की जो भुजा होगी, क्योंकि ये जो मान अधिक आ रहा है किसका आ रहा है, बड़े वर्ग का आ रहा है, तो ये छोटे वर्ग की भुजा में बड़े वर्ग की भुजा के परिमाप का अंतर जुड़ जाएगा, यानी भुजाओं के परिमाप का अंतर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पास अब लिखेंगे बड़े वर्ग की भुजा बराबर बड़े वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पास क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके जो क्षेत्रफलों का योग है, तो क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 वर्ग मीटर। तो अब हम इसको कर देंगे प्रश्नानुसार। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ लिखना होगा हमको प्रश्नानुसार। तो क्या बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का योग आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो छोटे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है x है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बड़े वर्ग की भुजा क्या है 6 प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो छोटे वर्ग की भुजा जो है, छोटे वर्ग की भुजा x ही है तो x का स्क्वायर, बड़े वर्ग की भुजा 6 प्लस x आई है तो 6 प्लस x का स्क्वायर, और दोनों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 468 वर्ग मीटर आ रहा है। पैमाना नहीं लिखना है यहाँ पास, ठीक है ना, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है। तो ये x स्क्वायर तो ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। तो 6 दूना 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 6×36। अब देखो ये 468 है, इधर इसको यदि हम ले आएंगे तो ये किस में है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 468 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा इधर 0। अब इसके बाद देखो x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x। देखो ये प्लस का 36 और ये माइनस का है ना, माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस 8 में 6 गया, तो 8 में 6 गया तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये 6 है, 6 में 3 गया तो आ गया 3, और यहाँ पास आ गया 4, तो कितना बचा 432 बराबर 0। अब देखो ये वर्ग समीकरण के रूप का हो गया। जब वर्ग समीकरण के रूप का हो गया, अब इसमें
हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ 2 हर जगह से कॉमन निकल रहा है, तो यदि हम इसमें से 2 यदि कॉमन ले लें, 2 यदि आप ले लो कॉमन, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूना 12, तो यहाँ पास 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पास 216 दूनी 432 होता है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 216 बराबर 0। अब ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो 0 के बटे में चला जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हमारा समीकरण बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। देखो हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारा समीकरण और ज़्यादा इजी हो गया। संख्याएं छोटी हो जाती हैं जिससे समीकरण हमारा इजी हो जाता है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और सी का आपस में गुणा, तो ए का मान 1 है, सी का मान है माइनस 216, तो बराबर कितना आएगा, माइनस 216 ही आएगा। अब बी का मान कितना है, 6 है, ठीक है, तो जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए और गुणा भाग करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 216 आना चाहिए। तो ये 2 मान आपको मिलेंगे 18 और 12। जब आप 18 का 12 से गुणा करोगे, यानी 18 गुणे 12 करोगे, तो आपको मिलेगा 216। लेकिन 216 हमें धनात्मक चाहिए कि ऋणात्मक, 216 हमें चाहिए ऋणात्मक, लेकिन बी का मान चाहिए धनात्मक, इसलिए बड़ा मान धनात्मक और छोटा मान ऋणात्मक, तो यहाँ आ जाएगा ऋणात्मक। और जब 18 में 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो 2 जोड़े बने वो बने 18x माइनस 12x, ठीक है ना। इनको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6x बच जाएगा। तो इसलिए हम दोनों जोड़े कौन कौन से लेंगे, 18x माइनस 12x, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, 2 का जोड़ा बना करके कॉमन लेना है, ये 2 जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, तो यहाँ से कॉमन है हमारा x, तो यहाँ क्या बचा हमारा x और ये प्लस में हो गया 18, तो यहाँ हमने लिख दिया x प्लस 18। यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस का 12, तो ये x, ये माइनस माइनस, ये हो गया हमारा प्लस। अब 216 तो आपको पता है 12 गुणे क्या है 18, तो 12 गुणे 18 है, तो 12 आ गया कॉमन में, यहाँ क्या बचेगा हमारा 18, यहाँ बराबर में हो गया 0। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा x प्लस 18, यहाँ से हमारा कॉमन आ गया x माइनस 12 बराबर 0। अब अलग अलग जीरो से तुलना कर देंगे, तो जब अलग अलग आप जीरो से तुलना करोगे तो यहाँ पास आपको मिल जाएगा x और ये आपका हो जाएगा बराबर माइनस का 18, और या करके ये माइनस का 12 था तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 12। अब आपको ऋणात्मक मान छोड़ देना है, ठीक है, तो धनात्मक मान आपको क्या मिला, 12 मिला। तो यक्स आपने क्या माना था, छोटे वर्ग की भुजा, तो छोटे वर्ग की भुजा यहाँ पास आपको क्या मिल गई, 12, तो आप यहाँ लिखोगे छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। इसी प्रकार से लिखोगे बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर क्या था, x प्लस 6 था, तो x प्लस जब 6 था तो x का मान आ गया 12 प्लस क्या हो गया आपका 6 हो गया, तो 12 और 6 जब आपस में आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 18 मीटर। ये हो गए हमारे दोनों आंसर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद बच्चों।